स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हम 2 चैप्टर पूरे कवर अप कर चुके हैं, काफी अच्छे से हमने उसको पढ़ा है और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम एक बहुत छोटा सा और बड़ा प्यारा सा चैप्टर लेने वाले हैं जो काफी स्कोरिंग है। इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का और काफी स्कोरिंग रहता है, मतलब इसके अंदर से आपको जो स्कोर करना है वो काफी ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहली टर्म ले रही हूँ अपनी, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों, बड़ा इजी सा टॉपिक है और आप लोग अपनी जो जूनियर क्लासेस हैं उसके अंदर मोस्टली इसको पढ़ते हुए आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होने वाली है इसको पढ़ने के अंदर। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकेंड सेकेंड हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और थर्ड हो जाएगा रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो ऑल डेफिनेशन होती हैं और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो आई है ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन बोली जाती है। तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से कुछ भी अगर हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा हो, तीनों में से कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद में सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कह रहे हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन को। रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी भी चीजें उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर हो जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड हो जाएगा एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपके 2 टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर का नाम है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कैसे होती हैं, एक साथ होती हैं, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन आ जाती है, वहां पर आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। आपको हम पूरे चैप्टर के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद होना चाहिए, प्लस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये आपको याद, ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपोजिट कर देना है। जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। जो रिडक्शन करेगा वो एलिमेंट जो क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये अपोजिट है इनके नाम से, है ना। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और जो रिडक्शन कर रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है ना, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया है यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है ना, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, और तीसरी चीज वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। इन तीनों में से अगर वो कुछ भी कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है। और अगर जो रिडक्शन करता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, इनमें से कुछ भी अगर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, हम मानते हैं यहाँ पर 2Na plus Cl2, then it gives 2NaCl, ठीक है। अब इसके अंदर आप जानते हो कि जो सोडियम होता है, सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सोडियम क्या करता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जब बन रहा है तो यहाँ पर सोडियम का फंक्शन क्या है, सोडियम क्या कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
है ना। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजी लिख रही हूँ मैं। और क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में, है ना। क्योंकि वो क्या जो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाँ, तो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम, हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने गलत बोल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा इसीलिए हुआ बेटा क्योंकि सोडियम ने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब ऑक्सीडेशन किया। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल सा समझ लो, दोनों अपोज है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल इज दैट, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई सी भी रिएक्शन आएगी इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रूल्स मालूम होना चाहिए बेटा, तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। ये जो पूरा आगे का चैप्टर हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हुई, बाकी के जो टॉपिक हुए वो सारे के सारे इस ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ पहला रूल, है ना। पहला रूल मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, न्यूट्रल एटम अगर आपको नजर आए रिएक्शन के अंदर, क्या नजर आ रहा है आपको, न्यूट्रल एटम नजर आ रहा है। न्यूट्रल एटम लाइक दैट Mg, लाइक दैट Na, लाइक दैट एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसा कोई भी, लाइक दैट जिंक, इनमें से कुछ भी अगर वो सिंगल फॉर्म में है, अकेला है, न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर ना ही नेगेटिव चार्ज है, और वो सिंगल है, मतलब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ना मैग्नीशियम बना रहा है, ना सोडियम बना रहा है, ना एल्यूमिनियम, जिंक, वो आगे चल के जब रिएक्शन करेगा तब बॉन्ड बनाएगा। अभी वो न्यूट्रल स्टेट में है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है। जब भी कोई न्यूट्रल एटम होता है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके बराबर होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगी। मतलब मैग्नीशियम किसी भी रिएक्शन में अगर सिंगल आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। सोडियम यहाँ पर अगर सिंगल आ रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम आ रहा है, जिंक आ रहा है ना, ठीक है। अगर कोई आयन है ना, आयन है, तो आयन के केस में बेटा क्या होगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज है ना, वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया Mg+2, है ना, Mg के ऊपर अगर मान लो +2 आ गया है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। अगर मान लो Mn के ऊपर +2 लिखा हुआ आ गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 हो गई। अगर मान लो कॉपर के ऊपर +1 लिखा हुआ आ गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो अगर कोई एटम आ रहा है, कोई आयन आ रहा है, मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है ना, जैसे Cl- लिखा हुआ अगर आ गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर कितनी रखोगे, -1 रखोगे। तो अगर कोई सिंगल आयन आ रहा है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वही उसकी क्या हो जाती है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो ये रूल आप लोगों को याद रखना है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की, है ना, तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है बेटा, अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। और अल्कली मेटल्स के अंदर आ जाते हैं ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। ये कब होगा, जब भी किसी के साथ में कंबाइन होंगे। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, इनमें से कोई सा भी आ जाए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, +1 काउंट होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नंबर 4 हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसकी बात कर रहे हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा +2 होगी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होंगे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे बेटा, बेटा, मांगे,
कार, स्कूटर, बाप, ब्राजील। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आ जाए, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। लाइक दैट अल्कली मेटल्स की कितनी है, अल्कली मेटल्स की +1 है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, कोई सी भी आ जाए, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 मानी जाती है। ठीक है, ये हमने कहाँ तक के रूल पढ़ लिए, रूल नंबर 4 पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, हमारा रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, अल्कली मेटल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बता दिया। अब हम बात करेंगे हेलोजेंस की, इसकी बात कर रहे हैं, हेलोजेंस की। हेलोजेंस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन यहाँ पर शो करता है -1, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई होता है तो वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा -1 ही शो करेगा। बट इसके जो अदर मेंबर्स हैं, यानी कि हमारा क्लोरीन हो गया, हमारा ब्रोमीन हो गया, हमारा आयोडीन हो गया, इनमें से कोई सा भी अगर आता है तो ये जो शो करते हैं, ये -1 भी शो करते हैं। और -1 के साथ साथ में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि शो करेंगे। ठीक है, 6 नंबर पे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हाइड्रोजन जो शो करता है, वो मोस्टली केस में हाइड्रोजन जो शो करता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब वो किसके साथ में आता है, जब वो आता है अल्कली मेटल्स के साथ में, है ना, या फिर वो आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में। ठीक है, इनके साथ में जब वो आएगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन से शो करेगा, -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वो लिथियम के साथ आया, तो लिथियम के साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो लिथियम ऑलरेडी काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो लिथियम क्या शो करेगा, +1 शो करेगा। और तो हाइड्रोजन क्या शो कर देगा, हाइड्रोजन -1। तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में जब भी आता है तो वो कितनी शो करता है, -1 शो करता है। ठीक है, 6 नंबर पे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, 7 नंबर पे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मल स्टेट में बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। लेकिन अगर अदर हम यहाँ पर बात करें कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परऑक्साइड के अंदर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये -1 शो करता है, जिसमें आ जाता है H2O2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सुपर ऑक्साइड के अंदर, तो सुपर ऑक्साइड में अगर मैं बात करूँ तो सुपर ऑक्साइड के अंदर ये जो शो करता है, ये शो करता है हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको आप ऐसे निकाल भी सकते हो, देखो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो के को हमने एक्स मान लिया है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 × -2 होती, -4, गलत कर दी, पर हो जाती है। के की हमको पता है, के की कितनी, +1 है, और O2 की हमको निकाल, तो में 0 है, तो 2x इज 1, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल भी सकते हो अगर कभी बाई चांस करना हो। बट यहाँ पे पेरोक्साइड की जो होगी वो हो जाएगी -1, और सुपर ऑक्साइड की अगर हम ऑक्सीजन नॉर्मली जो शो करता है वो कितना है, -2 ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल हो गए। एक नाइट्रोजन फैमिली का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की यहाँ पर बात करती हूँ, है ना, तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, नाना, पाटेकर, ईश्वरिया, सब, बिंदास। ठीक है, मोस्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन एलिमेंट्स के बारे में, तो इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्टली होगी -3, लेकिन इसके अलावा ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। -3 रहती है, नाइट्रोजन तो -3 करता है स्टार्टिंग के, भी -3, बाकी के जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन।
ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए बच्चों, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर। अब जैसे सबसे पहले हमको MnO2 दिया हुआ है, इसके अंदर K4FeCN6 दिया हुआ है, तो इसमें हमें Mn की निकालनी है, इसमें हमें आयरन की निकालनी है और इसके अंदर हमें गोल्ड की निकालनी है। इन तीनों की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो बच्चों, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना रहेगी उसको सिंपली आप x मान लो। जैसे Mn को हमने क्या मान लिया, Mn की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, दैट्स वाई हमने इसको x मान लिया है। प्लस का साइन लगाया, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। तो x2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा अपना कितना, ही हो जाएगा अपना -4 +2 में 0, तो -4 जब उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो Mn की ऑक्सीडेशन आ गई +4 आ गई। इसको हम कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको ये कॉम्प्लेक्स के बारे में सारा की सारा डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम की, अगर मैं बात करूँ तो देखो पोटेशियम का मैं 4 लिख दूंगी, और पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, तो मैंने लिख दिया 4 इंटू +1, मतलब जितने भी एटम हो आयन हो वो आपको लिखना है, प्लस उसके ऊपर जो भी चार्ज रहता है फिर आपको वो लिख देना है। तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया। आयरन की अगर मैं बात करूँ तो आयरन को मैं कितना मान लूंगी, आयरन को मैं यहाँ पर x मान लेती हूँ। और अगर मैं साइनाइड की बात करूँ तो साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, CN के ऊपर -1 होता है। अब बोले मैम ये हमको कैसे याद होगा, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स याद करते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स जब आप याद करोगे तो आपको चार्ज भी याद हो जाएगा, जैसे कि CN नेगेटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, ठीक है, और O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ऑक्सो पर ऑक्सो जो भी होता है, तो जो भी आप नेगेटिव लिगेंड्स वहां पर याद करोगे वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम इसके इक्वल में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज होता, जैसे यहाँ पर भी कुछ चार्ज नहीं था इसलिए मैंने 0 लगाया, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता यानी कि +1 होता, -2 होता, कुछ भी होता, तो इक्वल में 0 की जगह पे मैं वो नंबर लगाती, लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। तो ये हो गया 4 + x माइनस का 6 इज में 0, दैट्स वाई ये हो जाएगा +2। तो x इज +2 यहाँ पर ये बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूंगी तो हाइड्रोजन जो मेरा रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, गोल्ड का मैं रख दूंगी x, क्लोरीन का मैं रखूंगी 4 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर -4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, तो x इज इक्वल्स टू हो गया है +3। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। नीचे एक रिएक्शन दी हुई है और सभी के ऊपर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करना है। मैंने आपको बताया था कि Fe जब सिंगल स्टेट में रहेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी, क्लोरीन की हो जाती है -1, तो हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, क्लोरीन -1 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी है। अगर मैं यहाँ पे आयरन की मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगी तो आयरन की मैं x मान लेती हूँ, क्लोरीन की तो -1 ही होगी, है ना। आयरन की मैं x मान लेती हूँ, क्लोरीन की अगर मैं निकालूंगी तो 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू में 0, माइनस का 2 उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 आ गई है। और हाइड्रोजन देखो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, सिंगल है, दैट्स वाई जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा वो भी 0 होगा, यानी H2 Cl2 Br2 इनमें से F2 कुछ भी आ जाए वो सिंगल है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है। सिंगल मॉलिक्यूल के केस में उनकी ऑक्सीडेशन मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो ये पूरी रिएक्शन के ऊपर हमने ओवरऑल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कभी भी फ्रैक्शन में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाती है। अब जैसे Br3O8 है, इसके अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं बच्चों, है ना, तो कैसे निकलेगी, 3x + 8 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस का 16, और ये हो जाती है अपनी 16/3। अब ये जो है ये पूरी तरीके से रॉन्ग है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। कि देखिए बॉन्ड कब बनता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम किससे निकालते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसी के बेसिस पे निकलता है ना। 16/3 फ्रैक्शनल नंबर है। कोई भी एटम फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेट कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। फ्रैक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर फिर बॉन्डिंग से निकाली जाती है। तो जो भी कंपाउंड आप जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन के अंदर चली जाती है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको जैसे आप देख रहे हो कि सिंपल आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज कर लेना है। स्ट्रक्चर के फॉर्म में बच्चा आप यहाँ पर चेंज कर ले रहे हो, तो मैंने Br3 को आप देख सकते हो Br, ठीक है, और बाकी सभी जगह पर मैंने 8 ऑक्सीजन थे, तो मैंने 8 ऑक्सीजन उसके लगा दिए। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जाऊंगी तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो सराउंडिंग वाले होते हैं, देखो ये सराउंडिंग में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे। अगर मैं सिंगल वाले की बात करूँ तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और इस वाले की बात करूँ तो इसके साइड के 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जो मेन चेन वाले बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसका -2, इसका -2, इसका -2, तो -2 -2 -2, ठीक है, तो हो गया -6। तो इस Br के ऊपर कितना चल जाएगा, इस Br के ऊपर चला जाएगा प्लस, ठीक है। 3 बॉन्ड ब्रेक हुए, -2 -2 -2, तो अगर इसका -2 होगा तो इस पे +2 आया, इसका -2 आया, इस पे +2 आया, इसका -2 आया, इसके ऊपर +2 आया, तो टोटल इसके ऊपर कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 हो गई। अगर मैं मिडिल वाले की बात करूं तो मिडिल वाले में ऊपर वाला टूटेगा और नीचे वाला टूटेगा, तो ऊपर वाला टूट रहा है, नीचे वाला टूट रहा है, तो ये वाले की होगी -2, ये वाले की होगी -2, ठीक है, इस ऑक्सीजन का -2, इसका -2, तो ये हो गया यहाँ पर कितना, ये हो गया यहाँ पर +4, ठीक है। और अगर मैं इंडिविजुअल इसकी बात करूंगी, यहाँ पर ये वाले ब्रोमीन की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाले ब्रोमीन की बात करूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका -2, इसका -2, इसका -2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जाएगा +6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी रहेगी, इस तरीके से आपको फिर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाना है, और स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के और उसको आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में फिट करना है। बोले हम मैम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये पूरा डिस्क्राइब है वहां पर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लिविस स्ट्रक्चर, BACPR थ्योरी, VBT सब पढ़ो वहां से और स्ट्रक्चर बनाना सीखो और उसका यूज यहाँ पर करो, ठीक है बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। बट अगर फ्रैक्शन में चला जाता है तो फिर फ्रैक्शन के बाद में आपको इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके जाना है और फिर आपको उसकी क्या निकालनी रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी रहेगी। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंसिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बैलेंसिंग के अंदर हम लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत लंबी मेथड नहीं बताऊंगी, शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताऊंगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये 2 मेथड होती है जिसके बेसिस पे बच्चों आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की हेल्प से बैलेंसिंग कर सकते हो। तो अब बैलेंसिंग आपको किस तरीके से कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको गिवन रिएक्शन दे रखी है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। ये वाला एग्जांपल हम लेके करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Fe+2 है, Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव है, Fe+3 और Cr3+, ये एक इक्वेशन है। सबसे पहली स्टेप जो आपको लगानी है वो क्या लगानी है कि जो भी आपको एटम या आयन दिए हुए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना। तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका +3 आ जाएगा और यहाँ पर भी +3 आ जाएगा, क्योंकि सिंगल एटम या आयन है उनके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वही उनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव दिया हुआ है, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो यहाँ पर कैसे निकलेगी, Cr का मैं यहाँ पर X ले लेती हूँ, ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 7 × -2 और इक्वल टू में -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -14, उधर जाके हुआ +14 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो X इज इक्वल टू यहाँ पर +6 आ रहा है। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है यहाँ पर, और अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितनी है, -2। अब सेकेंड स्टेप में बहुत इजीली आपको सिर्फ ये देखना है कि किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, आपको सिर्फ इतना देखना है। तो इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से नीचे की साइड लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए चीज़ों को। तो ये देख सकते हो आप, देखिए अब हमें सिर्फ ये देखना है कि किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, सिंपल आपको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Fe का +2 है और Fe का +3 है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है,
तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। और कितने से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये सीधे सीधे 1 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्रोमियम की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम कितना जा रहा है, क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है। तो सीधे सीधे क्रोमियम क्या हो रहा है बच्चों, क्रोमियम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और क्रोमियम कितने से डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर क्रोमियम डिक्रीज बाय एक क्रोमियम कितने से डिक्रीज हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रोमियम कितने हैं बच्चों, लेफ्ट साइड पे देखो क्रोमियम यहाँ पर 2 हैं। तो 2 क्रोमियम कितने से डिक्रीज होंगे, ये 6 से डिक्रीज होंगे। एक क्रोमियम 3 से डिक्रीज हो रहा था, 2 क्रोमियम कितने से डिक्रीज हो जाएंगे, 6 से डिक्रीज हो जाएंगे। और Fe तो 1 से इंक्रीज हुआ है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है इसको आपको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। और ये जितना भी कारीगरी आप करोगे वो आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे करना है, प्रोडक्ट वाली साइड को आपको छेड़ना ही नहीं है। देखो पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल दी, फिर आपको ये देखना है कि किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। जो भी नंबर निकले, जितने से इंक्रीज हो रहा है, जितने से डिक्रीज हो रहा है, उसको आपको इंटरचेंज कर देना। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ। जैसे Fe जो है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, Fe 1 से इंक्रीज हुआ है। तो ये जो आपका 1 रहेगा इसको आपको कहाँ लगा देना है, Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव के आगे लगा देना है। अब 1 है तो 1 को तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। और Cr कितने से डिक्रीज हुआ, 6 से हुआ। तो ये जो 6 रहेगा ना उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद में जैसे ही आप ये कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या किसके ऊपर फोकस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना है कि उनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Fe जो है वो 6 हो गए हैं, लेकिन Fe+3 यहाँ पर अकेले ही है। तो Fe+3 के आगे हम क्या लगा देंगे, Fe+3 के आगे हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमियम है यहाँ पर क्रोमियम अकेला ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस क्रोमियम के आगे कितना लगा दे रही हूँ, इस क्रोमियम के आगे मैं यहाँ पर 2 लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने 6 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 6 लगाया, यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। बट मैंने ऑक्सीजन को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया, क्योंकि पहले बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करें फिर ऑक्सीजन को करें। अब आप ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन है यहाँ पर पूरे के पूरे 7। अब 7 है, किस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पर नहीं है। जितने भी ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे उतने ही आपको वाटर के मॉलिक्यूल जहां पर कम है उस साइड लगाना है। तो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो हम 7 वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ लगा देंगे, 7 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, इस साइड लगा देंगे, राइट साइड में लगा देंगे। ठीक है, राइट साइड में हमने लगा दिया है। अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है ये हमको मिली है कौन से मीडियम के अंदर बेटा, ये मिली है हमको एसिडिक मीडियम के अंदर, है ना। अगर ये बेसिक मीडियम के अंदर मिलेगी तो हमको इसको OH नेगेटिव आयंस के साथ में बैलेंस करना है। लेकिन अगर ये एसिडिक मीडियम में मिली है तो हमें H+ आयंस के साथ में इसको बैलेंस करना है। और मान लो ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, तो ये न्यूट्रल अगर है तो फिर ये यहीं पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद ही बैलेंस हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन हमको एसिडिक मीडियम में मिली है और हमारे राइट साइड पे आप देखो तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पर हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है, उस साइड पर आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी साइड पे आपको क्या लगा दिया, आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये आपकी जो रिएक्शन है प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो गई है। स्टेप बहुत ही इजी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितने से इंक्रीज हुई है, कितने से डिक्रीज हुई है, दोनों को अल्टरनेट कर दो रिएक्टेंट वाली साइड पर। उसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट को बैलेंस करो, देन फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एंड देन फिर हाइड्रोजन को। सो सिंपल, इतनी सी ये मेथड है, बड़ी इजी सी मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली समझ में आ गई होगी। सेकेंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हाफ रिएक्शन मेथड है, और हाफ रिएक्शन मेथड का एक नाम और होता है, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं बच्चों। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन। ये भी बड़ी अच्छी मेथड है, इजी मेथड है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बट मैं आपको इजीली करके यहाँ पर बता दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर भी पहली स्टेप सेम रहेगी सबकी। आपको पहली स्टेप में तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe, क्योंकि सिंगल स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2
इस Fe की +3 और इस क्रोमियम की हम कितनी कर देंगे +3, क्योंकि तीनों सिंगल है और जितना चार्ज उनके ऊपर है वही उनकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो थी +6 और इसकी थी -2। ठीक है, अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि कितने से बढ़ रहा है और कितने से कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 1, और ये जो है ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज बाय 6। ठीक है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आप जो हो, जैसे ही आप इंक्रीज और डिक्रीज पता करते हो कि कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रिएक्शन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है। ये 2 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं बता देती हूँ कि एक वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ। एक पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन हाफ, है ना। सिंपल, 2 पार्ट में रिएक्शन को आपको डिवाइड कर लेना है। एक हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में अगर मैं बात करूं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा हो रही है वो ऑक्सीडेशन हाफ होगा। जैसे आयरन है, आयरन +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वो कम से किस में जा रही है, ज्यादा में जा रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा। तो Fe जो है वो क्या हो रही है, +2 से किस में जा रही है, +3 में जा रही है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ में। अगर मैं रिडक्शन हाफ की बात करूंगी तो रिडक्शन हाफ में क्या जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव से ये किस में जा रहा है, Cr3+ में जा रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब ये कितने से इंक्रीज हो रहा है और कितने से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ में हम ये देखेंगे कि ये 1 से क्या हो रहा है, ये 1 से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो है ये कितने से डिक्रीज हो रहा है, 6 से डिक्रीज हो रहा है। तो ये जितने से भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स हमको ऐड करना है। जब हम ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड का यूज करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट की साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट की साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, क्योंकि ये 1 से इंक्रीज हो रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये 6 से डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस है, इस साइड भी आयरन 1 है, इस साइड भी आयरन 1 है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड पे जो आयरन आयरन है वो सेम है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो आपको सेकंड स्टेप में फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हाफ में दिया ही नहीं है। आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम रिडक्शन हाफ की तरफ बढ़ते हैं। तो रिडक्शन हाफ में फिर हमें इसको बैलेंस करना है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम क्रोमियम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको अगर हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो जहां पर क्रोमियम नहीं है उस साइड पे हमको क्रोमियम लगा देना है। ठीक है, तो Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम लगा देंगे 2 क्रोमियम, तो ये हो जाएगा 2Cr3+। उसके बाद क्योंकि इसमें अगली स्टेप में क्या होता है, पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 7 आपको नजर आ रहा होगा, और इस साइड बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा जहां पर ऑक्सीजन नहीं होते हैं उस साइड पर वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है। तो इस साइड पे मैंने क्या किया है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको मैंने ऐड कर दिया। वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद में देन मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास में हाइड्रोजन भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे 14 हाइड्रोजन है और यहाँ पर मेरा एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और क्योंकि ये है एसिडिक मीडियम में, क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि एसिडिक मीडियम में, अगर बेस मीडियम में होती तो फिर हम OH- आयन को लगा के बैलेंस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम में, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14H+ को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना जैसे ही आप करोगे तो इतना करने के बाद में ये आपका 2 पार्ट में जो रिएक्शन की जो स्टेप्स होती हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 स्टेप्स में करने के बाद इन दोनों रिएक्शंस को आपको मर्ज कर देना है। मतलब ये वाली आपकी रिएक्शन रहेगी। कौन कौन सी रिएक्शन को मर्ज करना है, एक इसको मर्ज कर देना है और ये इसको, ऑक्सीडेशन हाफ की जो फाइनल रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ की जो भी फाइनल रिएक्शन है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप मर्ज कर देंगे। जब आप मर्ज करेंगे तो यहाँ पर देखिए Fe आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को आपको एक साइड ले लेना है। ठीक है, Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव आपको ले लेना है।
ठीक, या मैं मर्ज करके आपको पूरा प्रॉपरली ही बता देती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो एग्जाम में आप क्या करना है, एग्जाम में आप डायरेक्टली कर। मैंने यहाँ पर लिया आपका Fe+2 को और Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन को, इसको मैं किसके साथ मर्ज करने वाली हूँ, Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव प्लस 14H+, ठीक है, और इस साइड क्या आ रहा है अपना 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, इन दोनों को हमें मर्ज कर देना है। अब इन दोनों को जब मैं यहाँ पर मर्ज करती हूँ तो मैं मर्ज किस तरीके से करूँगी, देखिए बहुत इजी है, बस ये फाइनल स्टेप है, और इस फाइनल स्टेप को अगर आपने कर लिया तो आप इजीली कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इन दोनों को हमें मर्ज करना है। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे जरा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 का मल्टीप्लाई होगा वो नीचे हो जाएगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में करना, कि 1 इसके थे तो नीचे वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर देना। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर देना। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम फाइनल रिएक्शन लिख लेंगे, तो 6 Fe के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 Fe+2, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड एक साइड कर लो, इसका 1 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा Cr2O7 ऊपर 2 नेगेटिव प्लस 14H+, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा एरो, और इधर 6 का होगा तो 6 Fe+3 प्लस 2Cr3 प्लस, और प्लस आ जाएगा 7H2O। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है बैलेंस होके कंप्लीट, हमने जो बैलेंस करी उसके बाद में ये हमारी हो गई फाइनल रिएक्शन। इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंसिंग कर सकते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, इंक्रीज डिक्रीज निकालो, दो पार्ट में रिएक्शन को डिवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में कम से ज्यादा, रिडक्शन हाफ में ज्यादा से कम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने का भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ऑक्सीडेशन हाफ में, राइट। आपको तो शो करना ही नहीं है, नीट की एग्जाम है हमारी, तो हमें इतना शो करना ही नहीं, हम कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन लगा दें, ठीक है, चलेगा, हम क्योंकि रफली वर्क करेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मेटल जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करो, जहां पे ऑक्सीजन है और जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो H+ आयन ऐड करना है, और अगर बेसिक मीडियम में तो OH- आयन लगा के उसको बैलेंस करना है। इस तरीके से करके दो इक्वेशन आपकी आएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, दोनों को कंबाइन कर लेना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज करना मत भूलना, और फाइनल इक्वेशन आ जाए। यह आपकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गई, और इसके पहले मैंने करवाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ये कन्वर्जन करता है, किसमें कन्वर्जन करता है, केमिकल एनर्जी को बच्चों कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। एक और सेल होता है, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अपन सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो इसके अपोजिट प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एज एन एग्जाम्पल पढ़ते हैं डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो आपको नजर आ रहा है ये डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही चीजें जो चलती हैं वो एक साथ चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। यहाँ पर इस सेल के सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, हम दो कंटेनर्स लेंगे, जैसा आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। एक कंटेनर मैंने ये लिया है और एक कंटेनर मैंने ये लिया है। पहले वाला जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर मैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले रही हूँ, दूसरा वाला जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। तो मैं यहाँ पर दो सोल्यूशन यहाँ पर ले रही हूँ, एक मैंने यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया है और दूसरा मैंने क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट। ये दोनों ही एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की तरह काम करेंगे। जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा उसमें मैंने, आप देख सकते हो, एक जिंक की रॉड डाली हुई है, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा उसके अंदर मैंने कॉपर की रॉड यहाँ पर डिप करी। जो जिंक रहेगा वो एनोड की तरह काम करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी आपको अगले वाले टॉपिक के अंदर दूंगी कि जिंक जो है वो एनोड की तरह ही काम क्यों कर रहा है, और यानी कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन ही क्यों कर रहा है। कैसे आपको पता चला कि इस जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, वो रिडक्शन क्यों नहीं कर रहा है, इसको मैं नेक्स्ट में बताऊँ।
कॉपर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कॉपर यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। दोनों को आपको बैटरी से गलती से भी कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ ऊपर इसीलिए मैंने यहाँ पर वोल्टामीटर लगाया हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस होती है जब, तो जिंक क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर जो हमारा जिंक रहता है वो यहाँ पर क्या करता है, जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिमूव होते हैं, एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर से रिमूव होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कैथोड पर। अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो कैथोड के अंदर कॉपर सल्फेट एंड कॉपर होते हैं। तो कॉपर जो +2 आयन होता है वो क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, इसने किया ऑक्सीडेशन, वो क्या करेगा, रिडक्शन। तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और उसको Cu में बदल देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है एनोड टू कैथोड, जबकि जो करंट, जैसे कि वोल्टमीटर में आप देख सकते हो, तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी, करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एनोड से किस साइड जाती है, कैथोड की तरफ जाती है, जबकि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड से किस साइड पे जाता है, एनोड की साइड पे जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली 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 चलती रहती है। तो जिंक की जो रॉड रहती है उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जिंक आई में बदल रहा है, +2 +2 +2 में बदल रहा है। कॉपर के पास जो प्लस चार्ज रहता है वो हटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 चार्ज जो रहेगा वो हट जाएगा। अब एक टाइम आने पर यहाँ पर जो चार्ज का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिंक के पास में बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो जाते हैं, कॉपर के पास में से जो प्लस चार्ज रहते हैं चले जाते हैं। दैट्स वाई ये जो सेल है वो वर्किंग करना बंद कर देता है। कि यहाँ पर कंप्लीट कब होगा, जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, कंप्लीट सेल तभी होगा ना। बट यहाँ पर जब जिंक के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज कम होता जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। जैसे ही ये प्रोसेस स्टॉप होती है, बट सेल की कंप्लीशन के लिए हमें प्रोसेस वापस से स्टार्ट करना पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ पर होती है बच्चों एक नए हीरो की एंट्री, जो इस प्रोसेस को वापस से स्टार्ट करने के लिए आता है, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, विच इज मेड बाय अगर अगर जिलेटिन। याद रखना ये चीज, सॉल्ट ब्रिज बना काय का होता है, अगर अगर जिलेटिन का। इसके अंदर हम सॉल्ट भरते हैं, KCl का सॉल्ट इसके अंदर भरा जाता है। अब ये जो हम KCl का सॉल्ट इसके अंदर भरते हैं, ठीक है, तो KCl को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो K+ और Cl- में ब्रेक डाउन। अगर जिलेटिन का ये बना होता है, इसके अंदर होता है सॉल्ट। अब क्या होता है, ये ब्रेक जब होता है तो K+ ब्रेक होता है और Cl- ब्रेक होता है। तो जो Cl- रहता है वो जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी कि जिंक के आसपास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसको जाकर न्यूट्रलाइज करता है। और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है पोटेशियम का, जहाँ पे प्लस चार्ज कम है, वहां पर जाकर उसको न्यूट्रलाइज करता है। और इस तरीके से यहाँ पर चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होता है। मतलब कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है कि मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्लस सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आता है, बट दोनों को मिक्स नहीं होने देता, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएगा, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं होने देगा, ठीक है। मिलेंगे नहीं बट कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में होना जैसे मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं किसी, बट मिल नहीं रहे हैं, तो दैट इज कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाती है। और सेल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, अगर मैं दोनों रिएक्शन को मिला दूं तो किस तरीके से मिलाएंगे। एक तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, या ऐसे नहीं शो करो तो जिंक काय में बदला बच्चों, जिंक बदला Zn+2 में, और कॉपर काय में बदला, कॉपर +2 से काय में बदल गया Cu में। तो ये इस तरीके से आप इसको एज अ रिडॉक्स रिएक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेल रिप्रेजेंटेशन नीचे ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए, बिना देर के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाले टॉपिक में, क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन ये था कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे पता चलता है कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या वो रिडक्शन कर रहा है। पोटेंशियल का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसी भी काम को करने की एबिलिटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। जैसे मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ सकती हूँ, इतनी देर मूवी देख सकता हूँ, इतनी देर गेम खेल सकती हूँ,
हर चीज जो हम करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी एबिलिटी। वैसे ही जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या जो रिडक्शन कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ बेटा पोटेंशियल होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो कैटेगरी के अंदर आता है। पहली कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है स्टैंडर्ड, और दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, तो जब सारी चीजें स्टैंडर्ड रहती है, लाइक द टेम्परेचर स्टैंडर्ड, लाइक द प्रेशर स्टैंडर्ड, वॉल्यूम स्टैंडर्ड, कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड, सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो भी क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू वेरी कर गई, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने की, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना बहुत ईजी होता है। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से, तो ये बहुत ईजी होता है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फॉर्मूला होता है सिंपल सा, और इसको लगा के आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैथोड पर जो भी है उसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और एनोड पर जो भी है उसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको निकालकर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना इतना आसान नहीं होता, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन का यूज करते हैं। नर्न्स इक्वेशन कहाँ पे यूज में, नॉन इक्वेशन यूज में आती है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में। ठीक है। अभी नॉन इक्वेशन क्या है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब ऑक्सीडेशन करेगा या कब रिडक्शन करेगा, ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है एक सीरीज को याद करने से, जिसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अरेंज किया गया है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे। मैंने आपको अभी बताया कि अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हमने एक सीरीज बनाई है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बारे में और डिटेल में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीक्वेंस के अंदर हम एलिमेंट को क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं, और उससे हम फिर निकालते हैं कि कौन सा हमारा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडेशन करेगा, और कौन सा हमारा एलिमेंट ऐसा है जो रिडक्शन करेगा। जैसे मैं सीरीज आपको बता देती हूँ कि ये सीरीज हमारी बनती कैसे है। तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट आते हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, Hg, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। ठीक है। ये इतने एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मैंने यहाँ पर जमा दिए हैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इस पूरी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर वो एलिमेंट है ना जो आपको ऊपर की साइड नजर आ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो नीचे की साइड आएंगे वो रिडक्शन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल आपको मिला जिसके अंदर आपको क्या क्या दिया है, एक आपको एल्यूमिनियम दे दिया है, दूसरा आपको जिंक दे दिया है ना। तो जिंक कहाँ पर आ रहा है, देखो जिंक नीचे की साइड आ रहा है, और एल्यूमिनियम कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की साइड पे आ रहा है। ठीक है। तो जो बाद में आएगा वो रिडक्शन करेगा, मतलब जिंक यहाँ पर क्या करेगा, रिडक्शन, और एल्यूमिनियम क्या करेगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक और कॉपर आ गया मान लो, तो जिंक अब पहले आ रहा है, जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो जिंक यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है। अब ये जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बोले मैम आपने तो बना दी, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे, हमको कैसे याद होगी, क्योंकि हम एलिमेंट वाइज तो याद कर नहीं सकते। तो मैं इसकी बहुत बढ़िया वाली एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत ईजी पीजी से ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप ईजी पीजी इसको क्वेश्चन को कर पाओ। तो देखो, इसकी ट्रिक रहेगी ली के बाप ने काका से, और इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे मांगा। ठीक है।
ली नाम का कोई लड़का होगा और उसके पापा हैं, बाप हैं, उन्होंने काका से मांगा है, मतलब लड़की के काका से मांगा है, क्या क्या मांगा है देखो। एल फॉर अलमारी, ठीक है, फिर एम एन फॉर मनी, फिर जेड एन फॉर जमीन, ठीक है, फिर सी आर फॉर कार, है ना, फिर एफ ई फॉर फ्रिज, है ना, फिर फॉर सी डी प्लेयर, ठीक है, सी ओ फॉर कूलर, ठीक है, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, ठीक है। यहाँ तक का एक ये सीक्वेंस हुआ। अब देखो कितनी सारी चीजें मांगी थी, बोले मैम हम तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने मांगा क्या, हम तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, हम अलमारी मनी जमीन सबको ऊपर नीचे कर देंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। देखो ली नाम का लड़का था, तो ली के बाप ने काका से मांगा, यहाँ तक का तो हो जाएगा, ठीक है। अब मांगा के बाद की चीजें क्या याद कर, कैसे याद करें। तो देखो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज क्या होती है दुनिया में, अगर चाहे तो क्या चाहता है, मनी चाहता है, मनी, बहुत सारी मनी, ठीक है। लेकिन उस पैसे को रखने के लिए कुछ तिजोरी विजोरी होना चाहिए, नहीं होगी तो कोई भी लूट के चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या मांगी, सबसे पहले उन्होंने अलमारी मांगी। अलमारी के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मनी होती है, पैसा होता है। पैसा मांग लिया, पैसे के बाद में क्या चीज आती है, पैसे के बाद में आती है जमीन, सबसे बड़ी चीज जमीन मांग ली। जमीन के बाद इंसान क्या चाहता है, कार चाहता है कि मैं बड़ी कार में घूमूं, ये चाहता है ना, तो उन्होंने कार मांग ली। अब आते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो छोटी छोटी चीजों में सबसे लग्जीरियस चीज क्या होती है, फ्रिज होता है, भाई यहाँ फ्रिज है, ठंडा ठंडी चीजें खाने को, खाना घर खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फ्रिज मांग लिया। फिर वो सबसे छोटी सी चीज पे गई, भाई उनके लड़के को गाने वाने सुनने का बहुत शौक, की प्लेयर मांग लिया। पुराने जमाने में हुई थी क्योंकि शादी, अभी के जमाने की नहीं बात कर रहे, पुराने जमाने की बात कर रहे, तो सीडी प्लेयर मांग लिया। फिर बोले गर्मी लगेगी तो उसके लिए कूलर भी चाहिए, क्योंकि एसी का इतना जमाना नहीं था, तो कूलर मांग लिया, ठीक है। अब बोले इतनी चीजें दे दो, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, सिंपल सी चीज। तो ली के बाप ने, अब सीक्वेंस याद हो गया होगा आप लोगों को, कि ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज सीडी प्लेयर कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, सिंपल सी चीज। अब बोले मैम यहाँ तक का सीक्वेंस याद कर लिया, इसके आगे का कैसे याद करेंगे, तो इसके आगे का याद करने की भी ट्रिक बता दे रही हूँ। देखो एक लड़की है जो शादी में गई थी, ठीक है, आगरा में शादी थी, ठीक है। अब 2 दिन उसको शादी अटेंड करना थी, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था, तो उसने एक दिन शादी अटेंड करी और दूसरे दिन वो घर आ गई। उसके घर वाले उसको कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, घर वाले उसको कह रहे हैं क्यों आई आगरा, तब आगरा वापस क्यों आई है, क्यों आई आगरा, होगी बारात कल और फिर, है ना। क्या बोल रहे उसके घर वाले कि क्यों आई आगरा, होगी बारात कल और फिर। यहाँ तक का सीक्वेंस अलग है और यहाँ से सीक्वेंस अलग है। तो क्यों आई आगरा, उसके घर वालों ने क्या बोला, क्यों आई आगरा, क्यों आ गई भाई, कल और खाना खा के आती, क्यों आई आगरा, होगी बारात कल और फिर। तो इससे आपको पूरा प्रॉपर सीक्वेंस याद आ जाएगा। और जो भी एलिमेंट्स आपके आते हैं, अगर वो ऊपर की साइड पे आ रहे हैं तो याद रखना है कि अगर ऊपर की साइड पे आएगा तो ऑक्सीडेशन, और नीचे की साइड पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपल सी ट्रिक बताइए। बाकी की डिटेल्स हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आगे की नर्स इक्वेशन और बाकी की कहानी, वो हम के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा करवा दिया है कंप्लीट। अब हम इसके आपको डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, बहुत ईजी सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, 1 घंटे में लगभग कंप्लीट करवा दिया है। तो इसमें जो भी डाउट्स रहें वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नोट्स के लिए आपको पीडीएफ जो है वो सिंह सर का जो अपना चैनल है अपना टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे।